एक गांव में धनराम नाम का सेठ रहता था। वह बहुत लालची था। किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उसके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो रामू, यह गरीब किसान भी कितने अजीब होते हैं। दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं। और मुझे देखो, मेरे जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदाम में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। उनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आप ही का राज्य है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूँ ही मैं। इन बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत यह करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ यह बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास किशन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपने जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपके जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए अपने जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम किशन है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। ठीक है किशन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्त है। वह शर्त भी तुम सुन लो। ठीक है सेठ जी, आप अपनी शर्त बताएं। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगा, उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। सेठ से जमीनी कागजी कार्यवाही करने के बाद किशन वहां से चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए इस खेत में पहुंच जाता है। किशन दिन रात कड़ी मेहनत करता और फसल उगाता है। कुछ महीने बाद जब फसल उगकर तैयार हो जाती है, तब किशन अपनी फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुआ है। अगर आधी जमींदार ले भी जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। किशन की उगी हुई फसल की खबर सेठ के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज किशन अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो किशन की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि किशन आज अपनी फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे किशन, फसल तैयार हो गया क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। यह सब मेरी उपजाऊ मिट्टी का कमाल है। तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। चाहे मिट्टी कितनी ही उपजाऊ क्यों ना हो सेठ जी, बिना मेहनत के फसल कैसे उगेगी? ज्यादा मत बोल किसान। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वह है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल, ताकि मैं चलूं यहाँ से। मुझे और भी काम है। यह देखकर सेठ किशन से अच्छी अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल किशन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर किशन मायूस हो जाता है। किशन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद किशन का बेटा रमेश, जो शहर पढ़ने गया था, गांव वापस आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फसल सेठ जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास में ना जमीन है, ना बोलने का अधिकार। बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब ये अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और इस लालची सेठ को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन रमेश सेठ के घर पहुंच जाता है। कहो रमेश, क्या बात है? सेठ जी, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा और मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है रमेश, अब तुम खेती करोगे? जाओ, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्चे। पढ़े लिखे बच्चे खेती के नाम पर सिर्फ गधे ही साबित होते हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा भले हूँ, लेकिन हूँ तो किसान का बेटा ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है?
सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। यह तो बच्चा है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त मनवाता हूँ जिससे मेरी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता किसान हर साल धान की फसल लगाता है, तो यह बेवकूफ भी धान का ही फसल लगाएगा। अच्छा रमेश, सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन रमेश खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। रमेश ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो गई। आलू की वह फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब रमेश खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही सेठ किशन के पास पहुंच जाता है और कहता है, अरे रमेश, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है, आधा आपका आधा मेरा। पर आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी कर दी इस बार। इसने धान का फसल नहीं बल्कि आलू का फसल लगाया है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू का फसल लगाया है? हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान का ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू का फसल लगा देता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रहे हो। आप ही का शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाएं। इस तरह रमेश ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस उसे सेठ के हिस्से छोड़ दिया। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये रमेश का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वह बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा, आने दो उसे, इस बार अच्छे से मजा चखाऊंगा। कुछ दिन के बाद रमेश दोबारा सेठ के घर आता है। कैसे हो सेठ जी? कहो लड़के, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए सेठ जी। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़के। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है तुम्हें? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा ही होगा। इस तरह रमेश सेठ से बात करने के बाद घर आ जाता है और इस बार दोबारा खेती करने में जुट जाता है। रमेश इस बार गेहूं की फसल लगाता है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी होती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है, मजा आ गया। आने दो अब उस लालची सेठ को, फिर उसे मजाक चकाता हूँ। कुछ दिन के बाद सेठ रमेश के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं की फसल देखता है, उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का जितना मैं सोच रहा था उसे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगा दी है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह रमेश ने अपने होशियारी से सेठ को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खा गया और आग बबूला हो गया। अरे मालिक, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए, आप जैसे इतने बड़े चालबाज को फिर से बेवकूफ बना दिया। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूँ कि सेठ धनराम किसे कहते हैं। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करता हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूँ। देखता हूँ इस बार शर्त में वह कौन सा खुरापाती दिमाग लगाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी सेठ धनराम हूँ, मुझे भी होशियारी कम नहीं आती। मुझे होशियारी नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। होशियार आप लोग हैं जो गरीब किसानों के हक का अनाज भी उनसे छीन ले रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? जिस काम के लिए आया है वह काम बता। यहाँ ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताएं इस बार आपकी शर्त क्या है? शर्त तो है, खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल के नीचे और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी शर्त मंजूर है तुझे?
बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं चलता हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बात मानकर रमेश घर चला जाता है। वह फिर से फसल की तैयारी उगाने में लग जाता है। इस बार गन्ने की फसल लगता है। इस बार खेती बहुत अच्छी होती है। इस बार खेती में कौन सा फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। अरे सेठ जी, इस बार रमेश का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर भी आपका और नीचे भी आपका। बिल्कुल सही कहा रामू, इस बार मैंने काफी दिमाग लगाया है। अब देखता हूँ यह रमेश का बच्चा कैसे बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही खेत के पास पहुंचते हैं, दोनों का दिमाग चकरा जाता है। अरे सेठ जी, ये रमेश तो आपका भी बाप निकला। जरा देखो उसने इस बार कौन सी फसल लगाई है। अरे ये क्या, इसने तो गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका। मतलब मेरे हिस्से में फिर से वही घास फूस ही आनी है। मैं इस बार फिर बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे सेठ जी, कैसे हैं आप दोनों? क्या बातचीत चल रही है? जरा मुझे भी बताओ। अच्छा, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, तूने इस बार भी मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बना पाऊंगा सेठ जी? आप तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का हिस्सा मैं ले जाऊंगा। अरे ओ किसान के बच्चे, ज्यादा होशियारी मत दिखा। यह खेत भी हमारा है और यह फसल भी हमारी होगी। अरे ओ रामू, बस का चिल्लाने जरूरत नहीं है। यह हमारी करनी का ही फल है। मैंने भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूं कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो मिलना ही चाहिए। इस तरह रमेश अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आया